वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 8 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखिए, पिछले महीने के जो करंट अफेयर्स एमसीक्यूज का कंपाइलेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। वैसे ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये एक प्रकार का रिमाइंडर है। अगर आपको पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो अभी आपको जानकारी मिल गई है। आप उसे जाके एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और अपनी जो रिवीजन की प्रक्रिया है उसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सारस आजीविका मेला के बारे में है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये कहता है कि ये इनिशिएटिव डे एनआरएलएम का है। इसका फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कापार्ट के द्वारा, एंड कापार्ट स्टैंड्स फॉर काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो दो स्टेटमेंट हैं, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये मेला न्यूज़ में था और इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं बता देता हूँ। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। ये देखिए, जो इनिशिएटिव है ये दोनों स्टेटमेंट तो वही हैं जो आपके क्वेश्चन में है, एक्सप्लेनेशन के तौर पे यहाँ पे लिखे गए हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि एक्चुअली में ये मेला है क्या। ये देखिए, जो वुमेन SHGs होते हैं जिन्हें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, जो डे NRLM के तहत या उसके सपोर्ट से बनाए गए हैं, यहाँ पर उनकी स्किल को शोकेस किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस मेले में बेचा जाएगा, और जो बल्क बायर्स हैं उनके साथ उनका लिंकेज भी स्टैब्लिश किया जाएगा। तो कुल मिला के जो रूरल वुमेन SHGs हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए ये मेला इनिशिएट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कोविड-19 BWM ऐप के बारे में है। ये एक प्रकार का एप्लीकेशन है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है। सारे एप्लीकेशंस तो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि ये बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रैक करने को लेकर है इसलिए आप इसके बारे में जानते रहिए। वैसे आपसे पूछा गया है कि इसे लॉन्च किसने किया है। आपके पास ऑप्शंस नीति आयोग हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। बताइए क्या सही जवाब है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है तो कोई इंपॉर्टेंट बॉडी ही इसे लॉन्च कर रही होगी। बताइए। इनफैक्ट आंसर में तो आपको लगभग सभी बॉडीज इंपॉर्टेंट ही बताई गई हैं। सही जवाब इसका बी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इसमें होगा ये कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, कोविड-19 के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि कई प्रकार का वेस्ट भी जनरेट हो रहा है, तो उसे ट्रैक करना, जैसे जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके बाद जो उस वेस्ट को पिक कर रहा है और बाद में उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को ट्रैक किया जा सकता है इस एप्लीकेशन की मदद। जो अगला प्रश्न है वो लोटस HR के बारे में है। ये है क्या, अब ये तो आप जानते रहेंगे तभी स्टेटमेंट आप हैंडल कर पाएंगे। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि ये इंडो नीदरलैंड्स ज्वाइंट प्रोग्राम है जिसे सपोर्ट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप। नीदरलैंड्स इज अ कंट्री इन यूरोप। तो अब दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य ये है कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को डेवलप किया जाए जो एंटीसिपेटिंग डिसीज को हैंडल कर सकें, और मॉड्यूलेट ट्रीटमेंट को मॉड्यूलेट किया जाए अकॉर्डिंग टू जीनोम ऑफ द पेशेंट। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। वैसे तो अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं। आपको देख के लगेगा कि दो के दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। ये जनरल स्टेटमेंट है ना, तो इसको सही होना चाहिए, बट ये गलत है। बहुत ही स्मार्टली एक बड़ा अलग सा जनरल स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया गया है जिसका वास्तव में लोटस HR से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, सही जवाब वन ओनली निकलेगा। देखिए, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट इसलिए है कि इस प्रोजेक्ट में ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है। ये एक होलिस्टिक वाटर मैनेजमेंट अप्रोच है। इनफैक्ट सही शब्दों में कहूं तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अप्रोच है, जहां पर हम वेस्ट वाटर को प्रोसेस करके क्लीन वाटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि उसको रीयूज किया जा सके। तो जो लोटस है दैट स्टैंड फॉर लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज स्ट्रीम फॉर हेल्दी रीयूज। HR स्टैंड फॉर हेल्दी रीयूज। अब मतलब आपको समझ में आ गया होगा, गंदे पानी को साफ करो ताकि हम उसे यूज कर सकें। इंडिया और नीदरलैंड्स का ज्वाइंट प्रोग्राम है, इट्स करेक्ट। 2017 में इनिशिएट किया गया था। सेकेंड फेज हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में आया है। चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला जो प्रश्न है वो अमोनियम नाइट्रेट को लेकर है। यहां पर दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि अमोनियम नाइट्रेट खुद तो नहीं जलता, लेकिन ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की तरफ वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी अन्य मटेरियल की कंबशन यानी कि बर्निंग में उसे एक्सेलरेट कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इसका इस्तेमाल इफेक्टिव माइनिंग एक्सप्लोजिव्स के तौर पे किया जाता है, जहां पर इसे ऑयल और अदर फ्यूल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है।
अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। अगर आप पहले स्टेटमेंट को लेकर सहमत हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप गेस कर सकते हो कि दूसरा सही है। क्योंकि अगर ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की तरह काम करता है और कंबशन को एक्सेलरेट करता है, तो माइनिंग एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव के तौर पे ये काम कर सकता है। और चूंकि ये खुद नहीं जलता, तो किसी न किसी जलने वाली चीज के साथ तो मिक्स करेंगे ना, जैसे कि ऑयल और अदर फ्यूल। दूसरे स्टेटमेंट को आप गेस कर सकते हैं कि ये सही है अगर आप पहले स्टेटमेंट को लेकर श्योर हैं तब। इस लिहाज से सही जवाब सी निकलेगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, और यही इसका सही जवाब भी है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल फिलहाल में अमोनियम नाइट्रेट का एक ब्लास्ट देखने को मिला लेबनान की जो कैपिटल है बैरूट में, और कई सारे लोग इंजर्ड हुए। अब यहां पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है, अभी तो हमने कहा कि ये खुद से नहीं जलता, फिर हम कह रहे हैं कि अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ, तो ये क्या माजरा है? जब खुद से जलता ही नहीं है तो ब्लास्ट किस बात का हुआ? चलिए ये भी हम समझ ही लेंगे। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट खुद नहीं जलता, ये सच्चाई है। ये एक हेल्प करता है, कंबशन को एक्सेलरेट करता है। लेकिन अगर अमोनियम नाइट्रेट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए तो ये डीकंपोज होने लगता है, और जब ये डीकंपोज होता है, बहुत तेजी से डीकंपोज होता है, तो वहां पे कई तरीके की गैसेस रिलीज होनी शुरू हो जाती है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये सब निकलने लगते हैं। ये जो गैसेस होती है ना, ये आपस में एक एक्सप्लोजन कॉज कर सकती हैं, और यही संभावना भी है कि अमोनियम नाइट्रेट अपनी सॉलिड फॉर्म में तो खुद नहीं जलता, लेकिन इससे जो गैसेस निकलेंगी हीट पाने की वजह से, वो एक्सप्लोजन कॉज कर सकती हैं। तो ये माजरा समझ में आ गया ना कि खुद नहीं जलता तो ब्लास्ट कैसे हो गया। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो ABBF के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड्स। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड है, इसे अभी RBI ने कंस्टिट्यूट किया है बैंक फ्रॉड जो 50 करोड़ के ऊपर के हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो बोर्ड का जुरिस्डिक्शन होगा वो ऐसे ही केसेस में कन्फाइंड होगा जहां पर जनरल मैनेजर के लेवल के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हों, या फिर उसके ऊपर के पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर फ्रॉड के एलिगेशंस हैं तो ये बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन किया जाएगा ऐसे केसेस का, वो ये बॉडी करेगी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पे। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो लगता है कि अरे ठीक ही तो है, मतलब RBI बनाएगी, अगर बैंकिंग फ्रॉड की बात हो रही है तो RBI ही हेड है तो उन्हें बनाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। इसलिए नहीं कि मुद्दा 50 करोड़ का है, 50 करोड़ का मुद्दा सही है, जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं RBI, ये यहाँ पे नहीं है। वैसे तो काफी यूजुअल है कि RBI को ही होना चाहिए बैंकिंग फ्रॉड की बात हो रही है तो, लेकिन यहाँ पे मुद्दा फ्रॉड का है, इसलिए जो बॉडी है ना वो CVC है। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कंस्टिट्यूट किया है ABBF को, क्योंकि फ्रॉड वगैरह का जो एग्जामिनेशन है वो वही करते हैं। RBI का क्या काम है? RBI इनको जो भी सेक्रेटरी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, लॉजिस्टिक या फिर एनालिटिकल सपोर्ट, वो इनको RBI दे देगी। इस बॉडी में एक चेयरमैन होंगे और 3 मेंबर्स भी होंगे। बाकी जो उनके काम बताए गए हैं वो सारे सही हैं। यहाँ पे एक और है कि जो CBI है ना, वो भी रेफर कर सकती है अपना केस इस बॉडी को कि आप देख लीजिए यहाँ पे हमें कुछ फ्रॉड की संभावना लग रही है। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वो ये कहता है कि 4 ऑप्शंस जो आपके पास हैं उनमें कौन सा ऐसा है जो फार्देस्ट कॉस्मिक बॉडी है, मतलब अंतरिक्ष में पाई जाने वाली एक ऐसी बॉडी है जो सबसे दूर है जहां पर हमारी स्पेस क्राफ्ट ने विजिट किया। और एक हिंट आपको और दे रहे हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में ही, और वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में इसका नाम बदल के अरोकोथ रखा गया है। अब न्यूज में है तभी तो पूछ रहे हैं ना आपसे, तो अभी नाम बदला है, अरोकोथ इसका नाम रखा है, और ये फार्देस्ट कॉस्मिक बॉडी है जिसको कोई स्पेसक्राफ्ट विजिट करके आया है या विजिट किया है। तो बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम जूनो की बात कर रहे हैं, हम अल्तिमा थूले की बात कर रहे हैं, हम मैसियर की बात कर रहे हैं, या फिर हम बेनू के बारे में बात कर रहे हैं? बताइए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे। सही जवाब बी है, अल्तिमा थूले, ये करेक्ट आंसर है आपका। अल्तिमा थूले एक्चुअली में एक आइस रॉकी बॉडी है, मतलब चट्टान और बर्फ का एक पूरा बॉडी है जहां पर दो, ऐसा लगेगा कि दो चट्टानें आपस में जुड़ गई हैं। ऊपर वाले को छोटा है जो हिस्सा, उसे थूले कहा गया है, और नीचे वाले को अल्तिमा कहा जाता था। इनकी लंबाई लगभग 33 किलोमीटर की थी। ये एक आइसमैन की तरह लगता है। अगर आप किसी बर्फीले इलाके में जाते हैं तो मौज मस्ती करने के लिए आप देखिए ऐसा ही एक आइसमैन बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रिएटिविटी कर नहीं सकते ना बर्फ में, कम से कम आप तो नहीं कर सकते, तो हम ऐसा आसान सा एक आदमी बना देते हैं। तो देखिए जो न्यू हॉरिजॉन टीम है उन्होंने अभी इसका नाम बदला, और इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने रेटिफाई भी कर दिया है कि ठीक है जो आपने नाम रखा है वो सही है। तो जो ये अल्तिमा थूले था इसी का नाम बदल के अरोकोथ रख दिया गया है। ये कहाँ है?
देखिए, अगर आप प्लूटो के और दूर जाएंगे तो आपको एक कूपर बेल्ट मिलेगा, जहां पर आपको कई तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज मिलेंगी। वहीं कूपर बेल्ट में ये जो अल्तिमा थोले है वो हुआ करता था। ये कोल्ड क्लासिकल ऑब्जेक्ट है। ये उतना ही पुराना है जितना कि हमारा सोलर सिस्टम, 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है ये, और इसे तब तक अभी तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। इसे सर्वे किया गया था न्यू हॉरिजन के द्वारा 2019 में। नासा का ये एक स्पेसशिप था, ठीक है, अभी भी है, खैर कहीं गया नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है वो हुलुक गिब्बन्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि टेललेस हुलुक गिब्बन्स एकमात्र एप की प्रजाति है जो इंडिया में पाई जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इनकी खास बात ये है कि ये बहुत ही आसानी से हाई टेम्परेचर में खुद को अडाप्ट कर लेते हैं। बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। और दूसरा अगर इनकरेक्ट है तो आप ये भी समझ गए होंगे कि इनकरेक्ट ये क्यों है और यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है। ये हाई टेम्परेचर में आसानी से अडाप्ट नहीं कर पाता, दैट्स द प्रॉब्लम विद दिस एप। यहाँ पर देखिए इसीलिए गलत है, बता दिया गया है। ये ग्राउंड पे नहीं रह पाते हैं। जो कैनोपी वाले पेड़ वगैरह होते हैं ये वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते रहते हैं। इन्हें दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। जो पहला है वो है वेस्टर्न हुलुक गिब्बन्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के पाए जाते हैं और IUCN की लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं और हैं वेस्टर्न हुलुक गिब्बन्स, तो ये उल्टा क्यों है। उल्टा इसलिए है ना क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमें इंडिया के ईस्ट में मिलता है। अगर आप केवल नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन में ये आपको वेस्टर्न रीजन में मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ईस्टर्न हुलुक गिब्बन्स है जो आपको अरुणाचल प्रदेश और आसाम में मिलेगा। अब समझ में आ गया, ये आपको ज्यादा ईस्ट में मिलेगा। IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल है। जो अगला प्रश्न है वो MICS के बारे में है, दैट स्टैंड्स फॉर मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे। ये एक प्रकार का प्रोग्राम है, कई बार न्यूज में देखा जाता है। किसने डेवलप किया है? यूनेस्को, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यूनिसेफ या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए किसने इसको डेवलप किया है। अब देखिए अगर आपको ये बात पता हो ना कि ये मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे है किस बारे में, तो आप बॉडी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप अपनी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब सही जवाब मैं बता देता हूं। वैसे सही जवाब सी है, यूनिसेफ। यूनिसेफ सही कैसे है? ये ग्लोबल MICS प्रोग्राम जो है इसे यूनिसेफ ने 1990s में स्टार्ट किया था। इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि वाइड रेंज ऑफ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके ये बच्चों और महिलाओं की स्थिति को मेजर करते हैं। पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान हैं वो उनके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं ये उसको जज करते हैं। चूंकि अब बच्चों से जुड़ा हुआ है तो अगर आपको ये पता होता ना कि ये बच्चों और महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर देखिए बच्चों से एसोसिएटेड तो यही बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो आपको समझ में आ ही जाता कि अच्छा बात तो यूनिसेफ की ही हो रही है। और 130 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा डेटा मिल जाता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क्स जो गोल्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है। मैपिंग का पार्ट है, यहाँ पर दो क्वेश्चंस मैपिंग पर होते हैं ना। जो पहला क्वेश्चन है वो सतपुड़ा रेंज के ऊपर है। पहला स्टेटमेंट ये है कि राजस्थान में राइज होती है रेंज, इसके बाद ये ईस्ट की ओर रन करती है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए ये छत्तीसगढ़ तक जाती है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करती है, विंध्यान माउंटेन रेंज के साउथ में, नर्मदा और तापी नदी के बीच में, जो कि इन नदियों के लगभग पैरेलल जाता है ये सतपुड़ा रेंज। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। कोर मैपिंग क्वेश्चन है ये, मतलब सब पिक्चराइजेशन पे बेस्ड है। अगर आप पिक्चराइज कर पा रहे हैं सतपुड़ा रेंज को तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, पिक्चराइजेशन नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। सही जवाब यहां पर बी है, 2 ओनली। पहला वाला गलत है। कैसे गलत है? अगर आपको लगा था कि सही है तो सरप्राइज होगा। राजस्थान से नहीं शुरू होती है, गुजरात से शुरू होती है। अब देखिए मैपिंग का पार्ट है, हमें पता होना चाहिए कौन सी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये ईस्टर्न गुजरात से स्टार्ट होती है एंड दैट वाज द पार्ट जो गलत किया गया था। 7 माउंटेन्स हैं इसमें, इसलिए इसे सतपुड़ा कहा जाता है। बाकी जो डिटेल्स दी गई हैं वो तो वही हैं। नर्मदा रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है सतपुड़ा रेंज में, अमरकंटक से, और ताप्ती रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होती है सतपुड़ा रेंज से ही। ये एक प्रकार का हॉर्स माउंटेन है। हॉर्स माउंटेन में होता ये है कि सपोज करिए ये एक कोई लोकेशन है, ये बीच का ये किनारे के 2 हिस्से जो है ना ये नीचे चले जाते हैं और ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो ये माउंटेन बन जाता है, तो इसे ही हॉर्स माउंटेन कहा जाता है। लोकेशन देखिए, यहाँ पर देखिए विंध्यन है और ये सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा विंध्यन के साउथ में है। ये 2 रिवर्स देख रहे हैं, ये नॉर्थ वाली नर्मदा है और साउथ वाली ताप्ती है। ना दिखे तो इस मैप में देख लीजिए, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। लोकेशन भी मिल गई आपको। जो अगला प्रश्न है वो बहुत ही सिंपल सा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअली में, सिंपल नहीं भी कहें तो फैक्चुअल है। गुरशिखर हाईएस्ट पीक है किस माउंटेन रेंज की? चूंकि मैपिंग का पार्ट आपको दिया गया है तो होपफुली आपने तैयार किया था। अगर आपने तैयार किया था तब तो ये आसान है। सतपुड़ा, अरावली, विंध्यन और ईस्टर्न घाट आपके पास ऑप्शंस हैं। सही जवाब बताइए। अरावली रेंज का ये हाईएस्ट पीक है, यही इसका सही जवाब है, तो बी करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो जो
अरावली रेंजेस हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैप में है, और इसी का ये हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। यहाँ पर आपने समझ लिया इन क्वेश्चंस के बारे में। कोर्सेस अवेलेबल हैं ओनली आईएसपी डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, पीएसआई या सोशियोलॉजी ऑप्शनल। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज जल्दी ही अवेलेबल होगी, आप इसे video.onlyas.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में जितने भी माउंटेन रेंजेस या फिर हिल्स, स्पेसिफिकली हिल्स भी तैयार कर लीजिएगा आप, वो बचे हुए हैं, सब प्रिपेयर रखिएगा, उन्हीं पर क्वेश्चन पूछेंगे। कल नहीं बल्कि नेक्स्ट सेशन की हम बात करें, दैट विल बी ऑन मंडे। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस सेशन में हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।